दोस्तों नमस्कार। इतिहास अगर राजनीति के सामने आकर खड़ा हो जाए तो राजनीति डगमगा जाती है, या फिर अतीत के पन्ने अगर संसदीय राजनीति के मातहत चुनाव के वक्त सामने आकर खड़े हो जाएं तो चुनावी राजनीति भी डिरेल्ड हो जाती है। और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी और आरएसएस के सामने यही हो चला है कि जिन मुद्दों के आश्रय भारत की संसदीय राजनीति में पहले जनसंघ और उसके बाद बीजेपी ने कदम रखा, इन दो दौर में और शायद जनता पार्टी के दौर को भी इसमें जोड़ लीजिए तो संघ से निकले हुए स्वयंसेवकों की कतार के सामने जो तीन मुद्दे लगातार रेंगते रहे और आरएसएस के भीतर भी संगठन का संघर्ष जिन तीन मुद्दों के आश्रय चलते रहा, वो धारा 370 थी। आजादी के तुरंत बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 1980 के बाद से विश्व हिंदू परिषद जिस रूप में सक्रिय हुआ, और कॉमन सिविल कोड को लेकर संघ परिवार हो, जनसंघ हो या बीजेपी हो, तीनों के प्रचारक और स्वयंसेवकों की कतार जिस राजनीति को साधने को निकली, बीते 10 बरस की सियासत ने उन तमाम परिस्थितियों से पार लगा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और होते होते 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का खुले तौर पर यह ऐलान कर देना कि जो कॉमन सिविल कोड है वो कॉमनल सिविल कोड है और हम सेकुलर सिविल कोड चाहते हैं। यही वो तीन मुद्दे हैं जिसको ठंडे बस्ते में अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन की सरकार चलाने के वक्त रखना पड़ा। यही तीन मुद्दे हैं जिसका जिक्र जनता पार्टी की सरकार के वक्त हो नहीं पाया। लेकिन इन तीन मुद्दों के आश्रय बीजेपी और जनसंघ का अपने अपने कालखंड में संघर्ष और आरएसएस के भीतर उठते हुए सवाल कि इन तीन मुद्दों के जरिए लोगों को गोलबंद किया जा सकता है, साथ में लाया जा सकता है। लेकिन राजनीति का संयोग देखिए, जब संघ के प्रचारक से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने संघ के इन एजेंडे को लागू कर दिया इस देश के भीतर में, और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई, 35A भी खत्म कर दिया गया। और इसी कतार में जनवरी 2024 में चुनाव से ऐन पहले अयोध्या में राम मंदिर और वहां पर खुद प्रधानमंत्री का पुजारी के रूप में पहुंच जाना, इन सवालों ने एक झटके में भारत की राजनीति में इस बात का एहसास पूरे विपक्ष को नहीं बल्कि देश को भी करा दिया कि अगर ताकत हो और इच्छा हो, बहुमत आपके साथ हो तो आप लागू कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन अगला सवाल यही निकल कर आया कि अगर आप सिर्फ खुद के निर्णय को लागू कराने की ताकत संसद के भीतर बहुमत के आश्रय है तो फिर इसमें जनता की भागीदारी उन मुद्दों को लेकर क्या होगी, इस सवाल का जवाब कभी किसी ने खोजा नहीं। आरएसएस के भीतर यह सवाल लगातार जरूर रहा कि अयोध्या में जिस तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के वक्त सब कुछ एक ट्रस्ट के हवाले किया गया, उस ट्रस्ट को लेकर कितने जमीनों के घपले के आरोप प्रत्यारोप लगते चले गए। इस देश के भीतर में बड़े बड़े पंडितों ने भी आगाह किया, जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी चल पड़े हैं और पुजारी के वेश में प्रधानमंत्री आकर वहां पर पूजन पाठन कर रहे हैं, शायद ये ठीक नहीं है और मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ भी नहीं है। लेकिन वो तमाम सवाल दरकिनार हो गए क्योंकि राजनीतिक जरूरत अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बीजेपी को थी। और यही सवाल क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर आज की तारीख में बड़ा हो गया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा इस देश की राजनीति को प्रभावित कर नहीं पाया। जनवरी 2024 में अयोध्या में जो कुछ हुआ, सिर्फ 3 महीने के बाद चुनाव के वक्त वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में बीजेपी का किला ढह कर गिर गया। तो क्या इस देश के भीतर में अगर चुनावी जीत हार सभी चीजों का परीक्षण है तो जिस हिंदुत्व और अयोध्या में राम मंदिर के आश्रय
बरसों बरस के आंदोलन के बाद 2024 के चुनाव ने यह जतला दिया कि वह बीजेपी की उस मानसिकता के साथ नहीं खड़ी है जिसका जिक्र वो करते हैं, और एक क्षण में अयोध्या आरएसएस की हो गई। आरएसएस से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के आश्रय ही उस मंदिर का निर्माण मान लिया गया। जनता का साथ नहीं लिया गया, जनता की गोलबंदी नहीं हुई जो आरएसएस चाहती थी। और यह सवाल अब जम्मू कश्मीर को लेकर इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव के बाद 2019 में चुनाव नहीं हुए। 5 अगस्त को जब ऐलान किया गया धारा 370 के खत्म होने का पार्लियामेंट के भीतर, जब उस पर मुहर लगी 5 तारीख को लोकसभा में, 6 तारीख को राज्यसभा में, उसके बाद यह पहला चुनाव लोकसभा का हुआ। और उस लोकसभा के चुनाव में भी 5 लोकसभा की सीटों में बीजेपी 2 सीट जीत पाई। आप कह सकते हैं कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिल गई, लेकिन कश्मीर या घाटी के क्षेत्र में जीत नहीं मिली। और एक तो निर्दलीय शख्स जीत गया जो जेल में बंद है, उसने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया कि धारा 370 को खत्म करने के बाद जिस आतंकवाद को खत्म करने की सोच इस देश के भीतर परोसी गई, वो जब चुनावी जीत तक हासिल कर लेती है तो इसके मतलब मायने क्या होंगे। और अब पहली बार विधानसभा का चुनाव है। उस विधानसभा के चुनाव में खुले तौर पर चुनौती देती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। दोनों ने धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। और इसी वक्त कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राजनीतिक समझौता कर बैठी। और उसके बाद एक के बाद एक कई सवाल बीजेपी के भीतर से उठे, और 1-2 नहीं 10 सवालों के साथ बकायदा पार्लियामेंट के भीतर 370 को खत्म करने का जो पूरा प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, उन्होंने राहुल गांधी को 10 मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अगला सवाल हर जहन में यही आया, क्या अयोध्या की तर्ज पर कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आ गए तो बीजेपी की तो रातों की नींद यूं ही उड़ जाएगी, क्योंकि इतिहास के पन्ने मौजूदा वक्त में चुनावी राजनीति में दांव पर जब लगते हैं तो फिर वो पासा बीजेपी के हक में नहीं जाता है। क्या ऐसी स्थिति बन रही है? और बीजेपी ने आरएसएस के आश्रय जिन मुद्दों को खड़ा किया और वो चुनावी हार में अगर शामिल हो गए तो बचेगा क्या? और शायद यही वो वजह है कि अयोध्या में हार के बाद या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला ढहढहाने के बाद संघ बीजेपी से रूठ गया। मान मुनव्वल की कोशिश बाखूबी हुई है, वो साथ भी खड़े रहेंगे यह भी तय है। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि धारा 370 लागू होने के बाद अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव हार जाती है तब क्या होगा। तो एक एक पन्नों को आज जरा खोलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है बार बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण यह कल्पना के परे किसी के भी रहा होगा जनवरी 2024 से पहले कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गूंजेगा और इस मुद्दे के आश्रय बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी। किसी ने सोचा नहीं होगा। हम उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का छोटा सा हिस्सा आपको आज सुनाना चाहते हैं। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में जिस भाषण को देते वक्त भगवान राम को याद कर रहे थे, उसी अयोध्या में बीजेपी हारती है। और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर योगी आदित्यनाथ का कितना प्रभाव रहा अयोध्या आंदोलन को जीवित रखने को लेकर, और इसीलिए आरएसएस योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी हो गई। लेकिन इनके अपने अंतर्द्वंद ने बीजेपी की पूरी प्रयोगशाला को ढहढा दिया। लेकिन इस भाषण के अंश को आप पहले सुन लीजिए। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पूरी दुनिया
सुन रही है, सामने जो लोग बैठे हैं उसमें इस देश में कॉरपोरेट बैठा है, इस देश का बॉलीवुड बैठा है, इस देश के हर चकाचौंध क्षेत्र से जुड़े हुए वो तमाम लोग बैठे हैं जो शायद अयोध्या के राम मंदिर बनाने के आंदोलन में कभी शरीक नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बतला दिया कि दरअसल राजनीतिक तौर पर जिस मंशा के साथ अयोध्या का राजनीतिक प्रयोग बीजेपी करना चाहती है, चुनाव परिणामों ने उन्हें धराशायी कर दिया। तो क्या यह स्थिति जम्मू कश्मीर के भीतर भी बीजेपी को लड़खड़ाने वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर रही है? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा के भीतर इससे पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें होती थी, तब लद्दाख भी शामिल था। और उसके बाद जब परिसीमन किया गया, धारा 370 हट गई, 35A हट गया, उसके बाद आज की तारीख में 90 सीटें हैं, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू वाले रीजन में 6 सीटें बढ़ गई, पहले 37 सीट थी जो बढ़कर 43 हो गई। कश्मीर यानी घाटी के क्षेत्र में पहले 46 सीटें हुआ करती थी जो बढ़कर 47 हो गई। दोनों मिलाइएगा तो 90 हो जाएगी। अब अगर उस पन्नों में लौट जाइए जिस वक्त जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करता था, उस दौर में विधानसभा का अगर सच देखें उस वक्त तो बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और ये 25 की 25 सीटें उन 37 सीटों में से आई थी जो कि जम्मू रीजन में आती थी। अब जम्मू रीजन में 37 नहीं 43 सीटें हैं। अगर उस लिहाज से भी आप वोट डाल दें और इस सीटों को बढ़ा डालें तो भी ये सीटें 30-32 सीट तक जाती है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के भीतर भी जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया वो उधमपुर और जम्मू की सीट है। यहां पे 51 और 52%, 51% वोट उधमपुर में मिले, लगभग 52.5% जम्मू में मिले। और सामने कांग्रेस खड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी साथ नहीं थी, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद साथ खड़ी है। उस स्थिति में कांग्रेस को दोनों जगहों पर 40 और 42% वोट मिले। बाकी जो 3 सीटें थी, श्रीनगर की, अनंतनाग राजौरी की और बारामूला की, इन 3 सीटों पर बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं थी। और इन 2 जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में 52.85% वोट लेती है, अनंतनाग राजौरी में 50.85% वोट लेती है। लेकिन जो काउंटर में पीछे उनके सामने है वो पीडीपी है। पीडीपी दोनों जगहों पर लगभग 23, 24, 25% का वोट लेती है, बीजेपी नहीं है। बारामूला में उमर अब्दुल्ला हारते हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता फारूक साहब के बेटे, वो हारते हैं, 26% वोट मिलता है। लेकिन पहले नंबर पर बारामूला में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल राशिद शेख जीतते हैं, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, टेररिज्म का आरोप है। उनको 45% बारामूला में वोट मिलता है।